ये जो ईरान वाली सिचुएशन है, फसादात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इंटरनली लोगों में बहुत नाखुशी है, या दूर से बैठ के इसराइल और अमेरिका इतने पावरफुल हैं कि वो तारे हिलाते हैं और सारे लोग सड़कों पर आ जाते हैं। नहीं साहब, इंटरनली है जी। इंटरनली आज से थोड़ी है। आप ये देखें कि 1999 में एक स्टूडेंट मूवमेंट हुई थी, 4 साल तक चलती रही। फिर 2007 में एक मूवमेंट आई, 2009 में आई, 2011 तक चली, 2017 में आई। और अभी 3 साल पहले 2022-23 में वो मासा अमीनी के मरने के बाद बहुत एक बड़ी मूवमेंट, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो पिछले 40 साल से जो लगी हुई हैं, 50 साल से सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से, उसकी वजह से इक्तसादी हालात बहुत ही दगरगू हैं। और आए दिन जो है ना, करेंसी जो है, जब मैं वहाँ पे ईरान में होता था तो मुझे याद है कि एक एक डॉलर के तकरीबन हमें 200 तुमान मिलते थे। आप सुने 1 लाख तुमान मिलता है। तो आप उससे सोच सकते हैं कि इतना जब स्टीपली गिरे उसकी करेंसी, तो उसके बाद फिर जो सरमायाकार है या कोई ताजर है वो कैसे तजारत करे। और इस दफ़ा तो आए भी ताजर ही हैं शुरू में मैदान में। 28 तारीख को, जो 28 दिसंबर को, ताजरों ने सबसे पहले दुकानें बंद की और सड़कों पे आए। इससे पहले वो ताजर आखिर पे आते थे, इस दफ़ा शुरू उन्होंने किया। तो ये है, तो इंटरनली तो बहुत ज़्यादा है जी। और वो एक्सटर्नली सिर्फ ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, तो इसराइल और ईरान जो है वो, इसराइल और अमेरिका तो चाहते हैं कि भाई कोई ना कोई इस मसले से फ़ायदा उठाया जाए। तो चुनाचे वो ईरान के अवाम के हमदर्द नहीं है, वो ईरान की गवर्नमेंट के दुश्मन ज़रूर हैं। और इस वजह से वो ये सारी कारकर्दगी, लेकिन मेरे ख्याल में इंटरनल वजूहात हैं जी। सर, इसको आगे चल के अमेरिका क्या मैनेज कर लेगा? जितने महाज़ों पे वो एक्टिव हो गया है, ग्रीनलैंड वाला इशू अभी सामने आना है और वो तेज़ी के साथ ट्रंप रोज़ाना बयान दे रहे हैं कि अभी कर लेना, नहीं तो चीन और रूस उसमें घुस जाएंगे। यूरोप भी नाला होगा, यूरोप इंटरनल मसाइल का भी शिकार होगा, लेकिन नेटो वाला अलायंस जो है वो भी किसी खूह खाते में चले जाएगा। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो इकदामात हैं वो दुनिया में अफरा तफरी फैला रहे हैं। बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उखड़ उखड़ गई हैं। और वो तो मानते भी नहीं है। अब तो वो कहते हैं जी हम इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसीज यानी यूएन और इससे जितने मुल्हिका इदारे हैं, इन सब से हम पीछे किनारा कशी करेंगे। जाहिर बात है, ये पैसे इतने ज़्यादा देते हैं उसमें। 22% यूएन का बजट अमेरिका से आता है। जो वर्ल्ड बैंक की फंडिंग जो है वो 35% डेवलपमेंट फंडिंग अमेरिका देता है। अगर ये हाथ खींच लेते हैं तो काफ़ी मसाइल तो पैदा होंगे। इसी वजह से वो इनकी लेवरेज भी जो बनी हुई है, लेकिन ये लेवरेज कब तक होगी? जब ये ख़त्म कर देंगे तो लेवरेज भी ख़त्म हो जाएगी उस तरह से। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले ही कह दिया है कि मैं अपना दायरा सुकेड़ के वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे ले आऊँगा। ये ग्लोबल एंगेजमेंट्स हम सिलेक्टिवली करेंगे। मकसद उनका ये था कि भाई हम ये जो दूर बांध की जंगें करते थे, अपने ट्रूप्स भेजते थे, वो हम नहीं भेजेंगे। हम सिलेक्टिवली एंगेज करेंगे, यानी जहाँ इंटरवेंशन करनी है वहाँ करेंगे। वेस्टर्न हेमिस्फेयर में तो रीज़न हो या ना हो, वो उन्होंने करना ही करना था इंटरफेयर। लेकिन उसमें भी आपको पता है कि ना ऑयल असल में इशू था, ना ही इशू था नारकोटिक्स। असल इशू ये था कि वो जो चीन को तेल जा रहा था, इनका अगरचे 50% था, लेकिन चीन के लिए सिर्फ 3% था जो वेनेजुएला से जा रहा है। लेकिन वो उसको भी रोकना चाह रहे थे। और उनका ख्याल था कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के मुताबिक वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अब किसी को नहीं आना चाहिए। ग्रीनलैंड अलबत्ता वो एक पेशबंदी कर रहे हैं कि यहाँ पे हम अगर कोई मिजिल डोम हमने बनाना है, हिफाजत के लिए शील्ड बनानी है, तो हमारे लिए ये चीन से, रूस से कोई मिसाइल आते हैं तो उसके खिलाफ ग्रीनलैंड में हम करना चाहेंगे। प्लस इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इससे यूरोप जो है ना बड़ा तलमिला गया है। और यूरोप तो खैर तिलमिला पहले से भी रहा है। अब यूरोप को ये एहसास हो गया कि हमने अपने पैसे अपने डिफेंस पे खुद खर्च करने हैं, तो वो अब करेंगे। वो भी अपने वेलफेयर प्रोग्राम्स कम करेंगे। इमिग्रेशन के ऊपर बड़ा जोर आएगा। यानी दुनिया में इस वक्त क्योस जो है बढ़ रहा है। मिडल ईस्ट में इसराइल के हक में और ईरान के खिलाफ वो इंटरवेंशंस कर रहे हैं और करते चले जाएंगे। पहले जो जून में जंग हुई तो उस पर उन्होंने देखा कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको तो कुछ जेट पहुंचा सके, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम बड़ा तुर्की ब तुर्की जवाब देता था। तो इस दफ़ा मेरे ख्याल में उनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से मौका पाके उनके मिसाइल प्रोग्राम जो है ना उसको कम से कम हम नुकसान पहुंचा दें। ये ईरान के अवाम की हमायत में नहीं कर रहे हैं वो तो, बल्कि बकौल ईरानियन अथॉरिटीज़ के कुछ शरपसंद अंदर शामिल किए हुए हैं। बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ रिजीम चेंज करना चाहते हैं, या अगर वो ना हो तो रिजीम को कम से कम हम कमज़ोर ज़रूर कर लें। मेरे ख्याल में ये उनका बुनियादी मकसद है। और वो अपने मफादात के लिए खाली ये काम कर रहे हैं, जिसका मेरे ख्याल में सबको इदराक है जी। एजाज साहब, जो
रूस और चीन की अभी तक की खामोशी है, उसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि वेनेजुएला के बाद भी वो बोले नहीं, ग्रीनलैंड और ईरान वाले इशू के ऊपर भी अभी तक लगता है कि वो खामोशी है। तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, या एटलीस्ट रूस वाले दो जहाज़ भी थे, रशियन फ्लैग दो बहरी जहाज़ थे जिनको उन्होंने रोका पकड़ा, अमले की राय से ज़्यादा रूस ने भी कुछ नहीं बोला। तो ये अजीबोगरीब सी डेवलपमेंट है। जी जी बिल्कुल। रूस तो खैर उसका इतना बॉग डाउन है यूक्रेन में, देखे ना पिछले 4 साल से एक तरफ सारा यूरोप, अगर सारा नहीं तो सिवाय एक दो मुल्कों के, सारा यूरोप यूक्रेन की हमायत में था। अमेरिका भी हमायत में था, ये तो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमायत खींची है, वरना वो भी हमायत में था। अकेला रूस इन सब का मुकाबला कर रहा था यूक्रेन के अंदर। तो उस वजह से वो जब सीरिया में भी चेंज आई है तो उनके दो अड्डे मौजूद थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो रूस तो मैं नहीं समझता कि कुछ भी करने की पोजीशन में है। मजम्मत करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में कर लेंगे, वैसे भी कर लेंगे। चीन भी करेगा, चीन भी बहुत ज्यादा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चीन के लिए वेनेजुएला के बनिस्बत ईरान बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और अगर वो चाहें, जिस तरह वो चाह भी रहे थे अभी उस वक्त, भारत की वजह से मसाइल हुए, तो ब्रिक्स पूरा जो है वो ट्रेड अगर करना शुरू कर देता है नॉन यूएस डॉलर करेंसीज में, जिसके लिए ईरान और चीन बहुत कीन है, तो फिर वो रास्ते जो है ना सैंक्शंस के भी मसाइल हल हो जाएंगे। तो चीन तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ करना चाहेगा। जाहिरन ना भी करे तो अलामतन मेरे ख्याल में वो कुछ करेगा। चीन को करना भी चाहिए, क्योंकि अब दुनिया की तवक्को है, अगर वो बड़ा मुल्क बन गए हैं तो लोगों की तवक्को है। लेकिन मेरा ख्याल है कि चीनी अभी तक उस पॉलिसी पे कारबंद है कि हम अभी झगड़े ना करें, अभी हमें पीसफुल राइज करना है। जब तक हम ताइवान ले नहीं लेते हैं उस वक्त तक हम ये दूसरी जंगों में शरीक ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है। इस वजह से अमेरिका को, इसराइल को एक किस्म का फ्री हैंड मिला हुआ है, जिससे दुनिया भी खतरनाक हो रही है और मिडल ईस्ट भी खतरनाक हद तक मतलब बिगड़ रहा है। आपने ये देखा कि उसके साथ लिंक्ड है सोमाली लैंड में जो इसराइल की आगे बढ़ती हुई कुर्बत है, ताकि वो रेड सी के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल करे, यमन को भी थोड़ा कंट्रोल करे, और अगर हो सके तो गजा के लोगों को भी वहां जाके आबाद करे। बड़ा एक भयानक किस्म का मंजर है, मुझे तो अफरा तफरी बढ़ती नजर आ रही है जी। सर, इन सारी चीज़ों को देख के लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के अंदर जो दाखिली सलामती है और हमारी यकजहती है और कोहेजन है एज ए सोसाइटी, उसकी कितनी अहमियत है? सोमाली लैंड का आपने तज़किरा किया, सोमालिया में ये इशू है, सूडान के अंदर दो ग्रुप लड़ रहे हैं और मुसलमान मुल्क अपने अपनी पसंद के ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे हैं, यमन में अलग-अलग ग्रुप लड़ रहे हैं और मुसलमान मुल्क अपनी अपनी पसंद के ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल उसके अंदर अपनी बैकिंग दे रहा है ग्रुप को, ख़ास ग्रुप को हर जगह के ऊपर। लेकिन दाखिली सलामती पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और हमारी जो यकजहती है उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, जब से मई 2025 के बाद से एक वाजे मुझे निशान नज़र आया कि पाकिस्तान की कौम जो है वो ज़्यादा, यानी जिसे कहते हैं पुरजोश है, पुरएतमाद है, कि हम अपना दिफा कर सकते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि एक बड़ी, एक अच्छी, एक नादिर आपके पास मौका है कि अंदरूनी लिहाज से भी आप ज़्यादा इत्तेहाद का मुजाहरा करें, ज़्यादा पॉलिटिकल यानी प्रोसेस के अंदर। मेरे ख्याल में, मैं पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, पर मेरा ख्याल है कि हम आहंगी लाई जाए। मुझे वो बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं फॉरेन सेक्रेटरी था तो 2014 में जब आपने ज़रबे अज़्म करना था तो पूरा एक साल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस बन के एक इत्तेफाक राय पैदा किया, तो हमारा उसका नतीजा भी बहुत अच्छा निकला। मेरे ख्याल है इस किस्म की करना चाहिए और दोनों तरफ से करना चाहिए। मैं कभी कभी ये देखता हूँ कि पीटीआई की तरफ से भी होता है कि जी वो मुज़ाकरात में कोई पता नहीं चलता कि शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, बामकसद है कि नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ सिग्नल्स आते हैं। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में इस तरफ बढ़ना चाहिए। और उससे भी बढ़कर मेरे ख्याल में इक्तसादी पॉलिसी जो है आपकी, जो चीज़ें आप अगर सियासी अफरा तफरी रहे भी तो भी अगर आप इक्तसाद को बेहतर करना चाहें तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी का रोल है, जो हमारा एटीट्यूड है इंडस्ट्री की तरफ, हम इन चीज़ों की तरफ अगर करना चाहें, हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, नेगोशिएट करें सही टर्म्स। आजकल हम कभी कोई चीज़ प्राइवेटाइज करते हैं, कभी कोई दूसरे, इवन पोर्ट्स एयरपोर्ट्स का भी हम सौदे करना चाह रहे हैं, तो ये सारी नेगोशिएशंस जो है ना हमारी बड़ी अच्छी नहीं होनी चाहिए, वरना आईपीपीवी वाला हाल हो। मेरा मकसद ये है कि इक्तसादी मैदान में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर सियासी मैदान में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मजबूत उसी वक्त होगा जब पाकिस्तान का हर शहरी महफूज होगा। और मेरे ख्याल में ये एक ऐसा काम है जिसके ऊपर हमारे क्या कायदीन जितने हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है जी।